हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? फटाफट सब आ जाओ। अभिषेक सर की तार कर रहा हूँ। है, अभिषेक सर की तार कर रहा हूँ। कहना क्या चाहते हो दीपक भाई? गुड मॉर्निंग सर। ऐसे समझ नहीं आता। मीट पर लो सर प्लीज। इसमें अब नहीं नहीं, बोर्ड वाले पे दिक्कत हो रही है ना, इसमें तो सही है। पता है क्या होता है, जैसे मीट पे ना फिर आवाज 10 लोगों की आती है, फिर तुम बोलते हो, फिर वो हम बोलते हैं, फिर सब बोला बोली चलता रहता है। इसलिए मतलब मैं चैट बॉक्स पढ़ रहा हूँ, मेरे सामने मेरे फोन में भी देख रहा हूँ। सामने पीडीएफ खुला हुआ है, इस पे कर लेते हैं। सही नहीं है? करके देखते हैं आज ये वाला तरीका। अगर नहीं लगेगा तो फिर मीट पे शिफ्ट करेंगे, और क्या। एक बार देख लो। मतलब मैं बताया था ना, क्लास 7th वाले में ना बच्चे ना, मेरे क्लास में बदतमीजी बहुत बार हो चुकी है, इसलिए फिर मुझे शिफ्ट होना पड़ा इसके ऊपर। 7th वाले बच्चे क्या करते हैं, पता नहीं क्या क्या वीडियो चला देते हैं। हटाता हूँ फिर आ जाते हैं, फिर हटाता हूँ फिर आ जाते हैं। समझ आ जाएगा वो। बोर्ड पे बता रहा ना, बोर्ड पे जब हम लिखते हैं तो क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए फिर इस पे ना स्क्रीन शेयर करके ऐसे बुक की रीडिंग भी हो जाएगी। नोट्स भी तुम्हें बनाने पड़ेगा, जो हाईलाइट करना है बता दूंगा यहीं पे, क्या क्या इंपॉर्टेंट हाईलाइट वाली चीजें। बस 7 ही लोग आओगे और नहीं आ रहे? रुक जाए, एक बार मैं मैसेज कर दूं कि सब लोग आ जाए फटाफट। एक सेकंड रुको। सर एक प्रीवियस क्लास के एक्सप्लेनेशन अगेन एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, रुको मैं प्रीवियस क्लास का भी एक बार फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक सेकंड रुको। यहाँ पे तो आवाज क्लियर है ना सबको? सबको आवाज क्लियर है? वीडियो भी क्लियर आ रही होगी? किंग गेमर? कौन है भाई किंग गेमर? भाई सब लोग ठीक तो हो ना? कोई बीमार बीमार तो नहीं पड़ गया? हाँ, ये सही काम किया। सही है, सही है। शुरू करें फिर? अब इतनी आगे 7 ही आओगे? 7 क्या, 6 ही बच्चे आए। आई एम फाइन सर। चलो, गुड 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 गुड। थोड़ा वेट कर ले या मैं शुरू करूँ? सर एक बार इम्पोर्टेंट पॉइंट समझा दो। हाँ 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 हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट ही सब। मैं इतना जो लास्ट क्लास में पढ़ाया है मैंने, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट ही पढ़ाया है। कोई नहीं, मैं एक बार फटाफट ना क्विक रिवीजन ले लेता हूँ। 1 मिनट, 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं। बच्चे अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम शुरू करते हैं। एक बार अपने दोस्तों को बोल दो। कार्तिक सियोटा, ठीक है। शुरू से शुरू करूँ? अरे मोरी मैया। चलो मैं शुरू से शुरू, मतलब ये है ना कि एक क्विक रिवीजन टाइप कर लूंगा। अब हर एक चीज में तो बहुत टाइम चला जाएगा ना। एक बार बाकी लोगों को बोलो फटाफट आने के लिए। एक बार अपने दोस्तों को बोल दो। 6 ही लोगों, 9 लोग हो गए।
हाँ ठीक है, मैं शुरू शुरू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में तो मैंने नोट्स बनवाए थे ना, ठीक है, वो मैं एक बार फटाफट स्टार्टिंग से शुरू कर लेता हूँ। और आओगे, शुरू करें फिर। तो मेन मेन बातें हैं, सिर्फ वही करेंगे हम, ठीक है। तो मेन मेन बातें शुरू करते हैं। 10 आ गए। एक बार मैं दोस्तों को बोल दो फटाफट आ जाए, फिर उनका रह जाएगा। आज मुझे लगता है समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम आपके पास कंटेंट दिख भी रहा है, लिखने जो लिखी हुई चीजें हैं, और बुक का चीजें हैं, बुक समझा रहा हूँ। बेटा मीट पर एक बार देख तो लो, इस पर अगर नहीं होता तो फिर मीट पे भी देख लेंगे, कोई नहीं। मीट पे होगा ना, फिर बातें होगी ज्यादा, फिर तुम आपस में बातें करते रहोगे, पढ़ोगे क्या। कम से कम इसमें ये फायदा है ना, जो पढ़ने वाला कम से कम पढ़ लेगा। एक दो बार मैं दोस्तों को बोल दो, जिसको आना है आ जाए, वरना फिर मैं शुरू करूँ। शुरू करूँ फिर मैं, एक बार सर थम्स अप करके आप लिख के बता दो कि हाँ सर शुरू करो। सर ये सही है, हाँ ठीक है, मुझे मुझे भी लग रहा है ये सही है। तुम्हारी बातें मैं सुनता हूँ, यहाँ पे आप लिख के बताना सारी चीजें, मैं यहाँ पे पढ़ता रहूंगा। ठीक है, लाइक और कर दो सब। अरे लाइक मतलब वो मत करो लाइक, मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे थम्स अप दे दो कि हाँ ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं। वो आपकी इच्छा है भाई। मैं बोलता हूँ कर दो शुरू, मैं बोलता हूँ ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं। तो कहानी, मैं आता हूँ 1914 से। मैं परीक्षित बोल रहा हूँ। मीट पर, हाँ परीक्षित। अबे दीपक हो या परीक्षित हो, मीट पर भी कर दो। दोनों पे कर, दोनों पे बेकार है। तुम भाग कैसे रहे भाई, 10 से 4 हो गए, इतने रहोगे। भाई फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर समझ नहीं आएगा, फिर कहोगे सर कहाँ पहुंच गए। क्योंकि ये कहानियां एक सीक्वेंस में चलती है ना, अगर मैं आगे पीछे हो गया तो फिर समझने आना मुश्किल हो जाएगा। तो चेतन है ये। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1914 में। 1914 की बात है, उस समय जर्मनी जो है सबसे ज्यादा पावरफुल नेशन बन गया था। और जब वो पावरफुल नेशन बना, तो उसके दिमाग में क्या आया कि अपने आप को, मतलब जर्मनी की टेरिटरी को एक्सपेंड करते हैं, यानी जो आपकी जमीन है उसको हम बढ़ाते हैं। तो बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, ऑब्वियस ही बात है, अब वो क्या करेगा, दूसरे की जमीन छीनेगा। जमीन छीनेगा तो क्या होगा, वर्ल्ड वॉर 1 होगा। वर्ल्ड वॉर 1 किसके साथ हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 जो है आपके अलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में हुआ। अलाइड पावर में फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया आती है, और सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया आती है। स्टार्टिंग में जर्मनी, ऑस्ट्रिया जो जीत रही होती है, बाद में आगे क्या होता है, जब 1917 के अंदर यूएसए की एंट्री होती है, तो उस समय फिर जर्मनी हारने लगती है और आपकी अलाइड पावर जीत जाती है। ठीक है, ये वाली कहानी को पता है। बफरिंग, नहीं भाई बफरिंग तो ना हो रही, बफरिंग कहाँ हो रही, सही चल रही है ये तो। मैं भी देख, तो मैं भी रहा हूँ भाई, बफरिंग हो रही है। नहीं बेटा, बफरिंग बफरिंग तो नहीं हो रही है। गुड मॉर्निंग सर विहान जॉन, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्लियर हो रहा है, आवाज आ रही है प्रॉपर। आगे बढ़ते हैं। 1917 में जो है क्या हुआ, आपका यूएसए की एंट्री हो जाती है, फिर सेंट्रल पावर हार जाती है और अलाइड पावर जीत जाती है। आगे क्या होता है, जब हारेगी तो जर्मनी के इम्पैक्ट नहीं है, नहीं हो रही, हाँ वही तो नहीं हो रही है, सही चल रही सब कुछ। ठीक है, क्या हुआ जब जर्मनी हार जाती है वर्ल्ड वॉर 1, तो उसके ऊपर 3 इफेक्ट पड़ते हैं। पहला क्या है, राजा नहीं रहेगा उसका, क्योंकि राजा हार के आया, भैया तुम हार के आए हो तो गद्दी छोड़ो। पॉइंट नंबर 2, जब राजा नहीं रहा तो वहां पे एक नई व्यवस्था आएगी, जिसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया। और नेशनल असेंबली को क्या बोलते हैं हम, वेमार रिपब्लिक कहते हैं। वेमार रिपब्लिक यानी कि नेशनल असेंबली के दो फीचर थे, फेडरल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेटिक। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या हुआ आपका, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी लाया गया। ठीक है, जिसमें कि लोगों ने यूएफ के माध्यम से अपने डिप्टीज को इलेक्ट किया। आगे क्या होता है, 28 जून 1919 की बात है। 28 जून 1919 की बात है, क्या होता है इस समय,
इस समय आपका जर्मनी के अंदर ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन किया जाता है, जो कि जर्मनी के लिए बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग थी। ट्रीटी ऑफ वर्साइल था क्या? ट्रीटी ऑफ वर्साइल के मेन 4 पॉइंट है, 4 या 5 पॉइंट जो भी आपने लिखा होगा कॉपी में। पहला पॉइंट क्या था कि जो टेरिटरीज थी जो भी जर्मनी ने एक्वायर किया था, अब उसको वो वापस करना पड़ रहा था अलाइड पावर को, जहां जहां से उन्होंने जर्मनी ली थी। यानी जो जर्मन कॉलोनीज थी ना, उन कॉलोनीज को वापस लौटाना पड़ रहा था। किसको? फ्रांस को, पोलैंड को, डेनमार्क को, लिथुआनिया को, इन सब जगहों, इन सब देशों को जो जमीन एक्वायर की थी जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, वो सारी चीजें अब क्या करनी पड़ रही थी? वापस करनी पड़ी थी। आगे क्या होता है? अब जर्मनी को अपने 30% जो अपना खुद का जो जमीन था ना, वो भी अब क्या करना पड़ रहा था? जर्मनी को वापस करना पड़ गया था। मतलब अपनी जमीन भी देनी पड़ रही थी आपके अलाइड पावर को। भाई सर, ए भाई भाई क्यों कर रहे हो? अभी बाई नहीं करेंगे सर, कॉपी चेक कब होगी? हाँ, काम पूरा होता ही है, कॉपी चेक करवाना है। चलो और आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर बी क्या था? डीमिलिटराइजेशन। डीमिलिटराइजेशन क्या है? जिसमें कि जर्मनी की जो आर्मी थी उसको हटाया जा रहा था। ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल की संधि में कहा गया था। पहला पॉइंट के रिसोर्सेज अपना हमें दो, टेरिटरी दो और अपनी मिलिट्री खत्म करो, ये सारी चीजें बात रही थी। पॉइंट नंबर सी क्या है? पॉइंट नंबर सी ये है कि जर्मनी के एक जगह है रेनेलैंड, रेनेलैंड की जगह है, उसको भी अलाइड पावर ने कैप्चर कर लिया। ठीक है। पॉइंट नंबर डी यानी पॉइंट नंबर 4 बोले तो क्या है? इसमें है कि जर्मनी को अब कंपनसेशन देना पड़ रहा था अलाइड पावर को। कितने कितने डॉलर का? 6 डॉलर नहीं, सॉरी, 6 बिलियन यूरो का जो है आपको कंपनसेशन देना पड़ रहा था। किसको? अलाइड पावर को। इसके बाद क्या होता था भाई? ऐसी बातें चल रही थी तो अब जर्मनी के लोग गुस्सा हो गए। किस पर गुस्सा होंगे? गुस्सा हुए वेमार रिपब्लिक के ऊपर। अलाइड पावर तो होंगे नहीं, तो पीट देंगे अलाइड पावर वाले। तो गुस्सा किस पे हो गए? अरे यहाँ भी ज्यादा बोल रहे हो, यहाँ भी लड़ते रहोगे भाई। अरे भाई, पढ़ लो लल्ला, पढ़ लो। ठीक है। अब क्या हुआ? सर आगे पढ़ा लो, आप 3 बार पढ़ा चुके हैं। हाँ वही तो, मुझे भी लग रहा है। क्या करूं फिर? चलो मैं फटाफट रिवाइज करता हूँ 5 मिनट के अंदर। ठीक है। तो क्या हुआ? वेमार रिपब्लिक से लोग गुस्सा हो गए। 6 बिलियन, हाँ। और सर बढ़िया, हाँ बढ़िया बढ़िया। क्या हुआ? वेमार रिपब्लिक के जो जो जर्मनी के लोग थे वो वेमार रिपब्लिक के ऊपर गुस्सा हो गए कि भैया तुमने बहुत गलत किया, तुमको हम क्या बोलेंगे? नवंबर क्रिमिनल बोलेंगे। फिर टाइम आता है 1923 का। उस समय हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था जर्मनी के ऊपर, क्योंकि जर्मनी उस कारण से अपने लोन जो उन्होंने लिया था वॉर लड़ने के लिए वापस नहीं कर पा रहा था। फ्रांस ने क्या किया था? ऑक्यूपाइड कर लिया था जगह है रूल नाम की, ओवर प्रिंटिंग हो गई थी करेंसी की, ये सारी चीजें चल रही थी। सबसे जो इम्पोर्टेंट टर्नआउट आता है वो आता है आपका जो यूएसए के अंदर 1929 के अंदर द ग्रेट डिप्रेशन, यानी कि विश्व में जो पूरी मंदी आती है ना, जिसमें कि यूएसए का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, यानी कि ये क्या है आपका? ये है शेयर मार्केट। जैसे हमारे मुंबई है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज बीएसई जो है, ऐसे ही जो आपका यूएसए है उसका वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज करके जो यहाँ पे शेयर मार्केट का पैसा लगता है। ठीक है। वो क्या हो गया? वो क्रैश कर गया, जिस कारण से पूरी की पूरी वर्ल्ड में ही इफेक्ट डाला था और जर्मनी भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। ये सारी घटनाएं चल रही थी आपकी जर्मनी के अंदर। अब क्या हुआ? ये सारी चीजें चल रही थी। अब आता है हिटलर का टर्न। अब आते हैं आपके हिटलर साहब। अब तक हिटलर जी नहीं आए थे, अब आए आपके हिटलर जी। तो स्वागत करते हैं, एक बार सब ताली बजा के स्वागत करें हिटलर का। फटाफट ताली बजाओ, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग। अरे चेतन भैया कम बोलिए, जो भी है लड़ाई झगड़ा नहीं करो। चलो फटाफट क्लैप करो। भाई हिटलर की एंट्री हो रही है, क्लैप तो करो भाई। हाँ वेरी गुड, गुड गुड। चलो ठीक है, हिटलर आ गया, क्लैपिंग होगी। देखो अब क्या होता है द क्राइसिस। अब यहाँ पे जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे आ जाओ सब लोग। हिटलर राइज टू पावर। ठीक है। यहाँ से सर आवाज नहीं आएगी, आवाज नहीं आ रही? एक सेकंड भाई, भैया सबको आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा, क्लैप की आवाज नहीं अरे हाँ भाई कोई बात नहीं, मैं भावनाएं समझ जाता हूँ, मैं भावनाएं समझ जाता हूँ। कोई नहीं, आप आंखों से बोलो, मैं आके पढ़ लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे पढ़ते हैं। आगे ये है द क्राइसिस इन द इकोनॉमी पॉलिसी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड ऑफ हिटलर राइज टू पावर। यानी कि जर्मनी के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी और सोसाइटी के अंदर जो इंस्टेबिलिटी आ गई थी, यानी 3 चीजें। सोसाइटी जो आपका जर्मनी था वो 3 जगह इफेक्ट हुआ था। पहला आपका इकोनॉमिकली इफेक्ट हुआ था, दूसरा पॉलिटी को लेकर हुआ था और तीसरा सोसाइटी को लेके
जर्मनी जो अफेक्ट हुआ था। और ये जो तीनों घटनाएं थी, यही घटनाएं हिटलर के जन्म को, हिटलर का जन्म देती है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि हिटलर का जन्म हुआ कहाँ था। हम पढ़ रहे हैं हिटलर के बारे में, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है, हिटलर का जन्म जो हुआ था वो 1889 इन ऑस्ट्रिया में। अब आप पूछोगे सर, हम पढ़ तो जर्मनी के बारे में रहे हैं, तो हिटलर का जन्म तो ऑस्ट्रिया में हुआ था, तो फिर ऑस्ट्रिया कहाँ है? चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको एक मस्जिद दिखाता हूँ, ठीक है। मस्जिद में ये है, मैं एक सी मस्जिद दिखाता हूँ आप लोगों को। ऑस्ट्रिया कहाँ है, ठीक है। मतलब जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो है वो दोनों आसपास ही है, ठीक है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया की खासियत है कि वहाँ का जो जर्मनी का कल्चर और ऑस्ट्रिया का कल्चर लगभग लगभग सेम है। वहाँ की लैंग्वेज और जर्मनी की लैंग्वेज लगभग लगभग सेम है। इसलिए पहले हम ये देखते हैं ऑस्ट्रिया कहाँ है। ऑस्ट्रिया, ये देखिए, ये है आप नहीं, आपका प्यारा क्यों, आपका प्यारा तो भारत है। ये है क्या है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया से थोड़ा सा ऊपर जाओगे, ठीक है। एक सेकंड बेटा। देखो, यहाँ पे आपका जर्मनी, यहाँ पे मेरा सर्कल है, नीला नीला हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। कार्तिक फ्लैप की आवाज, अरे तो यहाँ जर्मनी है और यहाँ पे क्या है? ऑस्ट्रिया। दोनों आसपास ही है। देखो यहाँ पे बॉर्डर भी शेयर हो रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ मेरा मेरा कर्सर है। ये क्या हो रहा है? ऑस्ट्रिया और जर्मनी जो है बॉर्डर शेयर कर रही है। इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी की जो कल्चर है वो लगभग लगभग सेम है। इसलिए आपका जो हिटलर है वो ऑस्ट्रिया से निकल के जर्मनी पहुंचता है। क्या होता है? When the First World War broke out, he enrolled for the army, act as a messenger in the front, become a corporal and earned medal for bravery। क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू होता है उस टाइम पे हिटलर जो है एज ए मैसेंजर, मैसेंजर पता क्या होता है? उसका काम कुछ नहीं था, उसका काम होता था, अरे पढ़ लो यहाँ पर, मेरा घर पर है, यस हिटलर है, हाँ हाँ सब ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका हिटलर है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एज ए मैसेंजर ज्वाइन करता है, जिसका काम क्या होता है? फ्रंट लाइन पे जो लोग युद्ध लड़ रहे हैं उनका मैसेज जो है हेडक्वार्टर तक पहुंचाने का। बाद में क्या होता है? उसे एक पदवी मिल जाती है कॉर्पोरल की। ये एक आर्मी के अंदर ही एक छोटा सा पद होता है, ये भी उसको मिलती है। बाद में उसको बहुत ज्यादा ब्रेवरी, अच्छा सैनिक होता है वो, इसके लिए उसे बहुत सारे मेडल वगैरह मिलते हैं। अब क्या होता है? द जर्मनी डिफेट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्साइल दे ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। क्या होता है ना, जब उसको पता चलता है हिटलर को, अरे ऑस्ट्रेलिया अलग है भाई, ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रिया एक देश है, दोनों में कंफ्यूज मत हो, ठीक है। अब क्या होता है कि आपका जब पता चलता है हिटलर को कि जर्मनी हार गया है और ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन कर लिया गया है, तो उसका मत्था घूम जाता है, मतलब उसका दिमाग खराब हो जाता है। क्या होता है कहानी में? वो ना एक हॉस्पिटल में होता है। जब वो हॉस्पिटल में होता है तो जब सुनता है कि जर्मनी हार गई है, तो उस समय वो ठान लेता है कि हमें जिन लोगों ने मेरे हमारे देश के ऊपर कब्जा किया है उन्हें कैसे करके बाहर निकालना है। और जब पता चलता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल जैसी चीजें साइन कर ली है वेमार रिपब्लिक ने मिलके, तो उसे भी हमें अब हटाना है। तो क्या होता है, इन 1919 ही ज्वाइंड ए स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी। 1919 की बात है, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1918 में। 1919 में क्या किया उसने? जर्मन वर्कर्स नाम की पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद क्या किया? सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम इट द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी। मतलब धीरे धीरे उसने इस पार्टी, मतलब ऐसा, ये जर्मन वर्कर्स पार्टी थी ना, बहुत छोटी पार्टी थी, इतना उसके लोग जानते नहीं थे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जर्मन जो वर्कर्स पार्टी है उनकी थोड़ी मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ी, लोग उन जाने लगे। तो हिटलर ने क्या किया, पूरे के पूरे जर्मन वर्कर ग्रुप पार्टी के ऊपर उसने अपना खुद का कब्जा कर लिया। और जब कब्जा किया तो उसने बोला कि हम नाम चेंज करेंगे। नाम चेंज करके क्या रखा उसने? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम रख दिया। अच्छा, ये जो नाम है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, ये क्या इंग्लिश में है? और जब हम जर्मन में बात करेंगे तो इसी को नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है, जो कि हिटलर की पार्टी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइम आता है 1923 का, क्लियर है सबका? मगर मुझे नहीं नहीं पता सर, काव्या बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है ठीक। सर नोट्स ग्रुप पे भेजोगे तो प्लीज स्टार्टिंग से भेजना प्लीज। नोट्स वगैरह भाई कुछ नहीं भेजा मैं, क्वेश्चन आंसर मैंने भेजे हैं, किताब से ही मैं पढ़ा रहा हूँ अब, ठीक है। तो आपको जरूरत नहीं है नोट्स की अब। बाकी मैंने काम भेज दिया है आपको। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस है, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको और भेजूंगा, ये जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो।
क्लियर है सर? बाजी पार्टी, अरे बाजी पार्टी नहीं, नाजी पार्टी। हाँ भाई, तू जिंदाबाद करवा ले। ठीक है। अब क्या होता है, हाँ पहुंच गया था मैं। हाँ, इन 1923 हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बावरिया। अब एक जगह है जर्मनी के अंदर, वो सोचता है कि अब हमें, मतलब हिटलर सोचता है कि मुझे जर्मनी के ऊपर कब्जा करना है। तो वो प्लान बनाता है कि वेबरिया नाम की एक जगह है जर्मनी के अंदर, पहले मैं उस पे कैप्चर करता हूँ। तो क्या करता है, वो मार्च करता है बर्लिन से लेकर एंड कैप्चर पावर, यानी कि वो बर्लिन से चलता है बेवरिया की ओर, ताकि वो जर्मनी के ऊपर अपने प्रभुत्व को कैप्चर कर सके। लेकिन क्या होता है, वो इस चीज में फेल हो जाता है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया जाता है। आगे देखिए तो द नाजीज कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द अर्ली 1930s। अब जो नाजी पार्टी बनाई थी ना हिटलर ने, वो 1930 तक, मतलब 1923 में उसने ये काम किया था कि वो बावरिया तक गया था बर्लिन से, लेकिन उसको पकड़ के छोड़ दिया, पकड़ लिया था और बाद में छोड़ दिया। तो 1930 तक अब देखोगे तो उस समय तक हिटलर की जो पार्टी है वो लोगों को इतना मोबिलाइज नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस समय जो ग्रेट डिप्रेशन जब आया था 1929 में, वो अभी, मतलब धीरे धीरे चल रहा था, अभी मतलब पकड़ा नहीं था, क्या ना, पिकअप पिक जो पीच जो भी बोल लो उसको, वो इतना पकड़ नहीं पाया था। लेकिन जब 1930 के बाद ग्रेट डिप्रेशन जो पड़ा था पूरे वर्ल्ड के ऊपर, वो क्या होता है, धीरे धीरे पूरे बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा था। तो क्या होता है, एज वी सीन आफ्टर 1929 बैंक कोलैप्स एंड बिजनेस शट डाउन, वर्कर लॉस देयर जॉब्स एंड मिडिल क्लास वर थ्रेटेन्ड विद डिस्टेंसेशन। कह रहा है कि 1929 बाद क्या होता है, जितने बैंक थे सारे क्लास, मतलब बैंक की हालत खराब होने लगी, बैंक कोलैप्स करने लग जाए, बिजनेस जो थे बड़े बड़े फैक्ट्रियां सब क्या हो गए, शट डाउन हो गए। और जो वर्कर ग्रुप था उनका, भाई जब कंपनियां नहीं रही, जब फैक्ट्री नहीं रही, जॉब कहाँ से मिलेगी, तो जॉब भी धीरे धीरे क्या होगी, शट डाउन होने लगी। क्या है ये, सर काव्या को ग्रुप में ऐड कर लो प्लीज, ये मेरा दिमाग चाटता है। बेटा मैंने कर चुका हूँ 10 बार काव्या को ग्रुप में ऐड, वो बाबा निकल जाता है, उसका खुद नहीं पता उसका फोन है या क्या है, नहीं है। अब छोड़ो ये सब बात मत सुनो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, सुन लो फटाफट। समझ में आ रहा है? पढ़ने वाले बच्चे को थम्स अप बताओ, समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ या बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ। ऑडियो वीडियो सब क्लियर? यस सर, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, जब 1929 का टाइम आता है तो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो द ग्रेट डिप्रेशन से ग्रसित होता है, और उस समय लोगों की जॉब जा रही होती है। जो आपका मिडिल क्लास होता है, जो मिडिल क्लास पता है ना हम लोग, खैर हम लोग तो खैर लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास भी नहीं है। ठीक है, जो मिडिल क्लास है उसको डर होता है कि वो अब गरीबी रेखा के नीचे ना आ जाए। ये सारी चीजें जो है जर्मनी के लोगों में और पूरे वर्ल्ड के लोगों में ये चीजें फैल रही थी। इन सच ए सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा स्टेयर्ड होप ऑफ बेटर फ्यूचर। अब आता है हिटलर। हिटलर कहता है यही टाइम है कि अब हम लोगों की भावनाओं को प्रोपोगेट करते हैं, यानी कि अब टाइम सही है कि हम लोगों को बता सकते हैं कि हम आपके जो फ्यूचर है उसको हम सेव करेंगे। यानी हिटलर क्या करता है, अब लोगों के मानसिकता से खेलता है। वो कहता है कि भैया तुम्हारे देश में जितनी बुराइयां हैं ना सब खत्म करूंगा, लोगों को जॉब दूंगा, अपने देश के जो आत्मसम्मान है उसको वापस करूंगा, और जहां जहां लोगों ने हमारे, मतलब हमारे देश में कब्जा कर रखा है उनको भगाऊंगा, और जो हमारे देश के खिलाफ बात कर रहा है उनको भी यहाँ पे रहने नहीं दूंगा। तो ये सारी चीजें ना प्रोपेगेंडा फैलाने। अच्छा एक वर्ड आया प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा क्या होता है, जैसे कि आप, प्रोपेगेंडा का मतलब अभी चल रहा है प्रोपेगेंडा, अच्छा है ना, बीजेपी, खैर नाम नहीं लेना चाहिए बट ठीक है ले लिया तो अब ले लिया। जैसे बीजेपी है वो प्रोपेगेंडा फैलाती है कि हिंदुज्म को प्रमोट करो, और कुछ पार्टियां जो अपनी अपनी जाति को लेके प्रमोट करती है कि इसको तो वो प्रोपेगेंडा मतलब है एक पर्टिकुलर कास्ट रिलीजन या एक पर्टिकुलर विचार को लेके लोगों को अट्रैक्ट करना, लोगों को मोबिलाइज करना, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपेगेंडा कहते हैं। तो टाइम आता है 1928 में, उस समय क्या होता है कि जो आपकी नाजी पार्टी थी उसको सिर्फ और सिर्फ 2.6% वोट मिलते हैं रिच स्टैग। बताओ रिच स्टैग क्या होता है, मैंने पढ़ाया था, अगर याद हो तो मैं लिखवाया भी था। रिच स्टैग जो है आपकी जर्मन की पार्लियामेंट को कहते हैं। अच्छा आगे लिखा भी तो है, ठीक है। बाय 1932 इट बिकम, अच्छा 1928 में क्या हुआ था, जब वोटिंग हुई थी तो उस समय नाजी पार्टी को सिर्फ 2.6% ही वोट मिल पाए थे। लेकिन 1932 में आके क्या हुआ, 37% वोट लेके नाजी पार्टी जो है जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। तो आप सुनो, यानी कि 1932 से ही हिटलर की कहानियां, जो मेन पावर है ना, वो कब से शुरू होता है,
हिटलर की 1932 में, क्योंकि उस समय ही उसको पूरे जर्मनी की जनता जो है सपोर्ट करना स्टार्ट करती है। आप ये फिगर देखोगे, हिटलर की एक बड़ी खास बात थी कि वो जब भी कुछ काम करता था ना, जब भी वो भाषण देने आता था तो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आता था। जब भी लोग बैठते थे तो वो बहुत ऑर्गेनाइज रहते थे। आगे हम पढ़ेंगे कि उसकी ना एक और भी, जैसे यहाँ पे देखो इस फिगर में, अगर सब कुछ हो रहा है तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये एक स्वास्तिक टाइप का सिंबल होता है। प्रॉपर स्वास्तिक नहीं होता है, लेकिन कुछ उससे मिलता जुलता है। तो क्या करता है, सब लोग जो ना इस चिन्ह के नीचे ही सब लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रखते थे। और हिटलर आता था तो हिटलर क्या था, एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्पीकर था। अच्छा, हिटलर से लोग इतना प्रभावित क्यों थे? पॉइंट ये बनता है क्योंकि वो क्या था, बहुत ज्यादा, जैसे आपके हमारे मोदी जी है, हमारे नहीं, जिसके भी है, ठीक है, वो क्या है, बहुत ज्यादा पावरफुल स्पीकर है, क्योंकि उनकी बातें, मतलब होता है ना, जब लोग वो बोलने आते हैं तो लोग क्या होते हैं, उनसे अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे समय हमारे हिटलर था। तभी कभी कभार कुछ लोग जो है, मतलब मोदी जी को हिटलर से कंपेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो हिटलर क्या था, वो बहुत ज्यादा पावरफुल स्पीकर था। और जब वो बोलता था ना तो लोग उसकी बातों से ना एकदम प्रभावित हो जाते थे कि हाँ भैया, ये यही है। क्योंकि ये क्या बोलता था, मारा से, अरे पढ़ लो, प्रोपेगेंडा समझा दो एक बार। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर विचारधारा को लेके अगर लोग उसकी तरफ मोबिलाइज हो जाए, जैसे कि हिंदुत्ववादी प्रोपेगेंडा फैला रखा है, मुस्लिम, मतलब कहता है ना, आप आजकल चल रहा है कि मुस्लिमों को मारो, ऐसा सब बहुत सारी चीजें चल रही है देश के अंदर। तो ये सब क्या है, प्रोपेगेंडा, यानी कि किसी पर्टिकुलर विचारधारा को लेके बहुत बड़ी जनसंख्या को मोबिलाइज कर देना। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे ये होता है कि हिटलर क्या बोलता है, हिटलर बोलता है, मैं बताया हिटलर क्या था, एक बहुत ही अच्छा पावरफुल स्पीकर था। उसकी बातें लोग सुनते थे। वो लोगों से क्या बोलता था, लोगों से बोलता था कि भाइयों और बहनों, मैं जो हूँ, जैसे जर्मनी पहले थी 1914 में, मैं दोबारा से जर्मनी को वैसा बना दूंगा। और क्या बोल रहा है कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो साइन की थी ना वेमार रिपब्लिक ने, उसको भी मैं हटा दूंगा। और जो जर्मन के पीपल जो थे, जब वर्ल्ड वॉर 1 हार गए तो जो बेइज्जती उनकी हुई है, जो कहते हैं ना लोग उनको अब हीन भावना से देखते हैं, उसको भी मैं वापस, डिग्निटी उनकी वापस लाने का प्रयास, मतलब ले आऊंगा। ऐसे ऐसे प्रॉमिस ये कर रहा था कौन, हिटलर, किससे, जर्मन के लोगों से। आगे बढ़ते हैं, ही प्रॉमिस एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क, यानी कि भाई अब इसने क्या बोल दिया, सर कॉपी कल चेक के लिए स्कूल मंगाएंगे क्या, भाई ले आना, जिसका जिसका का काम पूरा है वो ले आना। ठीक है, अब क्या होता है, तुमने कहा पहुंचवा दिया, हाँ। हिटलर कहता है लोगों से, जनता जो होती है, यूथ होता है, उसको बोलता है बच्चों और भाइयों बहनों जो भी है, सबको मैं क्या दूंगा, सबको एक अच्छा फ्यूचर दूंगा, सबको मैं नौकरी दूंगा। ये सारी बातें हिटलर जर्मन के लोगों से कह रहा था। और क्या बोला था, ही प्रॉमिस टू वेड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड रेजिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेंसी अगेंस्ट जर्मनी। एक कह रहा था जितने भी फॉरेन, जो फॉरेनर्स आए हैं, चाहे फ्रांस वाले हो, बेल्जियम वाले हो, जितने भी लोग बाहर के देशों से इंडिया का जर्मनी में जब आए हैं, उन सबको मैं बाहर निकालूंगा। और जो भी गलत काम हमारे देश के लिए बाहर के लोगों ने किया है, वो सारी की चीजों को मैं ठीक कर दूंगा। ऐसे ऐसी बातें वो जर्मनी के लोगों से कर रहा था कौन, हिटलर। हिटलर डिवाइस ए न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल एंड स्पेक्टिकल इन मास मोबिलाइजेशन। अब देखो क्या किया उसने ना, लोगों को क्या करना है, मोबिलाइज करना है, लोगों को एक साथ लाना है। तो उसने ना बहुत अच्छा तरीका अपनाया है। क्या करता था ये, नाजी हेल्ड मैसिव रैलीज, बड़े बड़े लोग, मतलब जब भी वो रैली करने आता था तो, टाइम हो गया, ठीक है, बस ये खत्म करता हूँ अपना। क्या करता था, जब भी वो रैली करने आता था तो वो एक बहुत बड़े लेवल पे लोगों को ऑर्गेनाइज करता था। और इसके जब जब इतने सारे लोग आते थे तो वो लोगों को बताता था कि देखो, हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि जर्मनी जो है यूनाइट है। इससे दो फायदे होते थे। पहला फायदा तो होता था कि हिटलर का सपोर्ट दिखता था कि जर्मनी के लोगों के पास कितना है। और बाकी लोगों को बताता था, बाहर के फॉरेन फॉरेन कंट्रीज थे, उनको बताता था कि जर्मनी जो है एक यूनाइटेड कंट्री है, आप उसको ऐसे नहीं तोड़ सकते हो। आगे ही बोल रहा है, द रेड बैनर विद द स्वास्तिक, द नाजी सैल्यूट, द रिचुअल्स राउंड ऑफ एप्लस आफ्टर द स्पीच वर ऑल पार्ट ऑफ हिज स्पेक्ट्रल। मतलब यही कह रहा है कि आप देखोगे ना, ये कोई आर्मी की कोई वो चल रही है, असेंबली टाइप की लगा रखी है हिटलर ने। उसमें दिखा रहा है कि कैसे सब एकदम स्वास्तिक का निशान है, उसके नीचे सब लोग क्या है, रेड स्वास्तिक होता है उस टाइम पे, हिटलर का सिंबल है। और फिर सब क्या है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। आगे बढ़े तो हाँ,
Nazi propaganda skillfully projected Hitler as a message, a savior, as a someone who had arrived to deliver। मतलब अब जो नाजी पार्टी जो हिटलर था ना, वो लोगों के लिए क्या बन गया था? लोगों के लिए बन गया था मसीहा, कि यही है जो हमारे लिए हमारे देश में आया है और हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी स्थितियों को क्या करेगा? ठीक करेगा। कौन? हिटलर। तो ये सारी चीजें आपकी चल रही थी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, कि कैसे हिटलर ने डेमोक्रेसी हटा के डिक्टेटरशिप लेके आया था। एक बार ये पढ़ के आना कल, ठीक है? किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? एक बार सब बता दो, किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? साइड कॉलम पे समझा दो। हाँ भाई, साइड कॉलम यही तो था, हिटलर एड्रेसिंग एसए एंड एसएस कॉलम। ये मैं बता दूंगा, ये आर्मी की ना एक वो हिटलर ने बुलाया था, जिसमें हिटलर जो है आर्मी के लोगों को क्या बोलते हैं उसको, भाषण दे रहा था, उनको मोटिवेट कर रहा था। तो यही सारी चीजें इसमें दिखाया है कि कैसे कितने अच्छे तरीके से हिटलर जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ, मतलब वो लोगों को मोटिवेट कर रहा था कि हमें लड़ना है बाहर के लोगों से, जो अलाइड पावर वाले लोगों से दोबारा से। तो यही वाले कॉलम में, और कुछ नहीं है। क्लियर है सर? हाउ इज हिटलर? ढंग की चीजें पूछना तो पूछो, वरना मैं बंद करूँ। क्लियर है सर? प्लीज क्लास ओवर करो। हाँ भाई, कर रहा हूँ। ठीक है, डन 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 डन। ठीक है, ओके बाय। बेटा, प्रोपेगेंडा का मतलब कुछ नहीं होता है, सिंपल सा मतलब है किसी विचारधारा को लेके जब बहुत बड़ी पब्लिक एक ही तरफ भागने लग जाए। जैसे मैं मान लिया प्रोपेगेंडा फैलाता हूँ कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, ऐसा मैं प्रोपेगेंडा पूरे स्कूल में फैला रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग मुझे देख के एकदम प्रभावित हो जाओ, मेरे ही बातों में कहते ना, एकदम मत मुग्ध हो जाओ। तो ये क्या है? प्रोपेगेंडा है। हाँ ये प्रोपेगेंडा मतलब होता है कि एक ही बात को सुन के लोग भागने लग जाए उसके पीछे। आपके यहाँ पे लिखा हुआ भी है प्रोपेगेंडा का मतलब, ये रहा। एक सेकंड, मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेज डायरेक्टली एम एंड इन्फ्लुएंसिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल थ्रू द यूज ऑफ पोस्टर। मतलब प्रोपेगेंडा होता है कि एक विचारधारा को पूरे के पूरे देश में फैलाना। कैसे फैलाओगे? पोस्टर, फिल्म, स्पीचेस के माध्यम से। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोपेगेंडा कहते हैं। नहीं सर, मुझे लगा कि आप शोल्डर वाली बात पर प्रोपेगेंडा, नहीं 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 नहीं, वो तो अलग, वो तो पहले खत्म हो गया। वो तो हिटलर तक वो फैलाता था प्रोपेगेंडा। क्लियर है? ऑफ करूं? ऑफ करूं? ठीक है, ओके बाय।